Hello students, Pranam. Welcome to Rajmadhav Vidya Vihar online classes. This is your economics lecture, chapter number 1, Introduction and Economics. Okay. So last lecture में previous lecture में हमने क्या पढ़ा था? Previous lecture में हमने पढ़ा था कि how to represent a data in diagram. Okay. What is the method to represent the data और information in economics बाय द डायग्राम. मतलब डायग्राम के द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा. इससे पहले हमने पढ़ा. ओके. सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको पता होगा. स्टैटिस्टिक्स आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे तो उसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द दैट डेटा इन अ ईजी वे. ओके. ईजी वे में आप किस तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. किस तरीके से कलेक्शन की जाती है डेटा की. बहुत सारे उसके सोर्सेस होते हैं, फिर इंडिविजुअल भी होते हैं डेटा कलेक्शन के. सो आगे पहले हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम समझते हैं और फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल लेंगे. फर्स्ट इसमें है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म अ प्रिंसिपल. ओके. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी डेटा कलेक्शन होता है वो क्या करता है, उसके प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत को कंफर्म या सपोर्ट करता है. कौन? स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. ओके. उसके प्रिंसिपल को कंफर्म करता है, इकोनॉमिकली उसके प्रिंसिपल को कंफर्म करता है या सपोर्ट करता है, उसको दिखाता है, शो करता है, उसको उसकी वैलिडिटी बताता है. ठीक है. अब देखो आगे पढ़ते हैं हम कि फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स. ह्यूमन बिहेवियर, एज यू नो दैट इन अ प्रीवियस lecture, okay, we studied that what is economics. Basically economics means an observation of individual human behavior. okay, human behavior का मतलब ऑब्जर्वेशन करना. जो डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारी के सारे उसको ऑब्जर्व करना. एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स. ओके. स्टैटिस्टिकल टूल्स भी उसमें आते हैं. प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, उसकी कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज होती हैं उसको समझने की. ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी ला के दे दो, बस हम उसको शो कर देते हैं और हमारा काम ख़त्म हो जाता है ना. हर एक चीज़ की कुछ एक वैल्यू होता है, एक इम्पॉर्टेंस होता है, उसका कुछ फैक्ट होता है, उसको देखना होता है कि वो सही है या नहीं. टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियोरीज इन रियल लाइफ एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस. इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, उसको टेस्ट किए जाते हैं. ओके. इन अ रियल लाइफ डिफरेंट टाइम और प्लेसेस पे. इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल लाइफ एक्टिविटी एज सच डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस इज नेसेसरी. जो रोज डे टू डे लाइफ के जो डेटा कलेक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, ओके, उनको भी अलग अलग टाइम और प्लेसेस पे उसको भी बहुत ज़रूरी होता है क्या करना, उसको जो है टेस्ट करना. Such information can be collected and presented in quantitative terms. Quantitative terms मतलब quantity. Quantitative का मतलब होता है quantity. तो quantity में ये जो information collect की जाती है, जिस quantity में ये information collect की जाती है, उसी quantity में इसको present भी किया जाता है स्टैटिस्टिकल टूल में. अब जैसे आप समझो स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात हो रही है तो कैसे बात करें. जैसे आप कोई भी चीज़ को अलग अलग डिविजन्स आते हैं, डिविजन्स होते हैं. तो मान लो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अगर आप पाई चार्ट में उसको शो कर रहे हैं, है ना, पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट आपको पता है पाई जो है वो सर्कल में होता है. अब वो सर्कल में होता है तो वो किस पे किया जाता है, 360 डिग्री पे फाइंड आउट किया जाता है. याद है, डिग्री में उसको डिवाइड करते हैं. सर्कल होता है, फिर एक जो है उस सर्कल में उसको फिर हम डिवाइड करते हैं. आप 10th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हो. और ये डिग्रीज़ में डिवाइड होता है. लाइक ये 20%, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, इस तरीके से. तो डिग्रीज़ में डिवाइड करते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता था, है ना. तो उस तरीके से ये स्टैटिस्टिकल टूल हुआ. तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
इन अ रीजन एट वन टाइम और एट डिफरेंट टाइम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज। मतलब देखो, किसी भी एक जगह का रेनफॉल और एग्रीकल्चर दोनों एक जैसे ही एक साथ में बंधे हुए हैं। मतलब रेनफॉल अच्छा तो एग्रीकल्चर अच्छा, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा, अगर बारिश अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, मतलब क्रॉप्स बिगड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। तो किसी भी एक रीजन का डिफरेंट डिफरेंट मतलब ईयर्स में रेनफॉल और एग्रीकल्चर का डेटा कलेक्ट करा जाए और उसको फिर अंडरस्टैंड किया जाए, फिर तो कॉज समझ में आता है। कॉज मतलब उसका प्रॉब्लम समझ में आता है कि इस साल क्रॉप्स क्यों नहीं हुए थे, या फिर 2015 में काम जैसे 2014 से डेटा कलेक्शन करें तो बीच में अगर डेटा कलेक्शन में 2015 में एग्रीकल्चर काफ़ी कम हो गया, ठीक है, क्रॉप्स काफ़ी कम हुए, तो उसका कारण क्या था, रीजन क्या था। तो रीज़न आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि रेनफॉल कम हुआ हो, सूखा पड़ गया हो, उस साल फेमाइन हो गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जब आप इस तरीके के डेटा कलेक्शन को स्टैटिस्टिकल टूल के हिसाब से, मतलब डायग्राम के हिसाब से आप जब उसको शो करते हैं तो आपको रीज़न समझ में आता है कि क्या रीज़न है। ठीक है, रेनफॉल कम हुआ तो एग्रीकल्चर कम हुआ, ओके, रेनफॉल ठीक ठाक हुआ तो एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी एग्रीकल्चर बिगड़ जाता है, एक्सेट्रा। विच इकोनॉमिक थियोरी हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। और ये जो इकोनॉमिक थियोरी है ये है कि भाई एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट होती हैं जो चीज़ें, लाइक देखो जैसे ये लाइकवाइज द डेटा ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज़ का प्राइस एंड इट्स डिमांड, वो डिमांड पे उसके असर करता है ना, कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ पे असर करती है। इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर पे रेनफॉल असर करता है, वैसे ही डिमांड जो है वो डिपेंड करती है उसकी प्राइस पे। लाइक अगर प्राइस कम है और चीज़ अच्छी है, ठीक ठाक है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्राइस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और तो क्या होगा, क्वालिटी सेम टू सेम रखी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। वैसे भी भले क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, अब जैसे कोई भी एक अगर हम किसी भी एक चीज़ का एग्जांपल लेते हैं, लाइक अब जो है गुची और इन सब के हम ब्रांड, अब तो आपको पता ही होगा, अब गुची के ब्रांड जो चीज़ें भी आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, लेकिन अब उसकी प्राइस ही इतनी ज़्यादा है कि वो कितनी भी ज़्यादा अच्छी आएँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब उसको उसको जो है ख़रीदने के लिए पहुंच जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो जो नॉर्मल रेंज में चीज़ें होती हैं लोग तो ज़्यादातर वही खरीदते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश बाय इकोनॉमिक्स बिटवीन द टू। चलो नेक्स्ट है, गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। चेंजिंग ट्रेंड्स के जब चेंज आते हैं, जब ट्रेंड चेंज होते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिक पैरामीटर भी साथ साथ में चेंज होता है, तो एक आइडिया आता है ट्रेंड चेंज के आइडियाज़। जैसे आप देखो, जैसे आप आज से 10 साल पहले अगर देखें तो 10 साल पहले कोई भी चीज़ जो है बैंक में अगर जाते थे तो ज़्यादातर रिटर्न में सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, रिटर्न में आपको पेन मिलता था, बहुत सारे फॉर्म मिलते थे, अभी भी फॉर्म होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब बैंक में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो आप जाओगे तो एक छोटे सा अगर ब्रांच है तो भी आपको 7 से 8 10 कंप्यूटर वहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, सारे इन्फॉर्मेशन सारे के सारे जो डेटा कलेक्शन वहाँ पे भी होते हैं, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर होता है, ओके। तो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे होती हैं, अब कुछ भी रिटर्न में ज़्यादा काम नहीं होते वहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक डेटा, तो ये एक ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड के साथ समय के साथ बदलना हुआ, ठीक है। तो एक आइडिया आता है किसी भी चीज़ का, है ना। जैसे कि अभी कोविड-19 की बात करें तो ये जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस आया, किसको पता था कि हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, हम इस तरीके से। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट डेटा की ज़रूरत पड़ी। जब इंटरनेट डेटा की ज़रूरत पड़ी और लोगों को समझ में आया कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये 5-6 महीने तो कम से कम चलेगा, ये जो लॉकडाउन जैसा जो टाइमिंग है, स्कूल खुलने वाली नहीं है, तो हमको ऑनलाइन ही, बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई करने का जब बात आई, समझ में आया कि इतना टाइम लगने वाला है, तो लोग क्या करने लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट डेटा खरीदने लगे, ओके। उसके लिए क्या, वाईफाई कनेक्शन लगवाया, राउटर्स खरीदने लग गए, घर में लोगों ने लगवा लिए, है ना, कि ताकि इंटरनेट डेटा की कोई भी कमी ना आए। सो ये ट्रेंड चेंज हुआ ना, ट्रेंड आया इसका, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन नो हाउ सेल्स रिवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर फर्म इज चेंजिंग।
अब हम ये भी समझते हैं कि जैसे कि कैसे जो है किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो बिक्री होती है वो कैसे कैसे बदलती है, और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, नेशन में एम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज होता है, और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ट्रेंड्स, प्रोडक्शन का ट्रेंड चेंज होता है, अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइम में चेंज होते रहते हैं, तो इकोनॉमी पे वो असर डालता है। फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज फॉलिंग इन नेशनल इनकम, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो नेशनल इनकम में अब कम असर डालता है, लेकिन किसी भी चीज़ की सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी, पैसा, वो इकोनॉमी को राइज करता है। एग्रीकल्चर जो है क्योंकि कम हो गया है नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम को कम करता है, उसका एग्रीकल्चर का जो उसका जो भी परसेंटेज है वो कम है, लेकिन जो मनी, मतलब इंडस्ट्रियल जो मनी है, जो भी पैसा है, फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रही हैं वो ज़्यादा है। तो सच डेटा हेल्प इंडिविजुअल यूनिट्स टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस टू इंक्रीज देयर बेनिफिट्स एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं ये डिसीजंस, मतलब कैसे नेशनल इनकम को हाई करना उस तरीके से, तो ये जो डेटा है वो हेल्प करता है इस तरीके के डिसीजंस लेने में कि भाई ऐसा डिसीजन लेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और गवर्नमेंट को भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। टू मेक कंपैरेटिव स्टडीज ईजी, बहुत ही सामान्य सी बात है कि जैसे हमने ऊपर ये डेटा देखा यहाँ पे, तो कंपैरिजन बहुत ही ईजी हो जाता है ना, आपको समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन ईजी हुआ। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड्स है, ठीक है, तो प्राइस देखो, जैसे प्राइस 20 थी, प्राइस कम थी, तो जो है यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड भी जो है 20 थी, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस 15 हुई, तो डिमांड जैसे जैसे कम होती जाएगी प्राइस, डिमांड भी 40 हो गई, ठीक है। उसके बाद प्राइस 10 हुआ, प्राइस कम हुआ और ज़्यादा, तो डिमांड 60 हो गया। प्राइस 5 रुपीज़ हो गया तो डिमांड 80 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड और प्राइस कितना फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे पे कितना असर डालता है ना। ऐसे हमने जो एग्जांपल देखा था, तो प्राइस एंड डिमांड समझ में आ रहा है। तो कंपैरिजन देखो कितना इजी है, समझना इजी है कि जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, ओके, और जैसे ही प्राइस कम होती है वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो कंपैरेटिव जैसे कंपैरिजन बहुत ईजी हो जाता है। If appropriate statistical data are obtained, then comparison of the parameter over different time periods across regions and across nations can be made. किसी भी रीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी कंट्री, आप कुछ भी ले लो, अगर इस तरीके के डेटा कलेक्शन और आपको आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द बार डायग्राम और एनी अदर स्टैटिस्टिकल टूल, ओके, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल, तो वी कैन ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके, ये ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एंड कंपैरिजन इज ऑल्सो ईजी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंपेयर ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब नेशनल इनकम कितनी बढ़ी बिटवीन 1951 टू 2015, इन दोनों के बीच में, मतलब कैसे कि 1951 देन 1952 देन 1953, इस तरीके से अलग अलग करके 2015 तक लेकर गए, डेटा कलेक्शन लिया, काय का, इनकम, नेशनल इनकम का, मतलब ग्रोथ का, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, मतलब ये क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम, ठीक है, बताता है इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है ग्रोथ, इनकम ग्रोथ कैसे बढ़ता है विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री का भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हो और अपने इंडिया का भी देख सकते हो, तो कंपैरिजन कर सकते हो, लाइक यूएसए, यूके, चाइना, कोई का भी, किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ओके, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, लाइक इसका मतलब क्या हुआ कि sometimes the facts about economic parameter can be represented more clearly, ठीक है। इकोनॉमिक पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड ग्राफ, ठीक है। ग्राफ शोइंग इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बताता है, कंपैरिजन इजी करता है। सो ये क्या करता है, फैक्ट को बताता है,
ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंटिंग द डायग्राम, ग्राफ और चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। प्रणाम।